तो आ गए चिल्लर पार्टी। तो आज की हमारी कहानी है नमक का दरोगा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जो तुम्हारे हिंदी का पहला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं भाई लोग, 1 2 3 गो। तो कहानी की शुरुआत में हमें उस समय की बात बताई है जब हमारे देश में नमक बनाने और बेचने में टैक्स लगा दिया था। तब लोग चोरी छुपे नमक बेचने लगे थे। अब अगर कोई सरकारी अधिकारी यानी पुलिस या दरोगा इन्हें पकड़ लेता तो वो पैसे खिलाकर यानी रिश्वत देकर अपना काम बना लेते। अब बहुत से लोग नमक अधिकारी बनना चाहते थे, यानी नमक का दरोगा बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पैसा छापना था, रिश्वत का पैसा खाना था। तो ये हमने समझ लिया। अब हमारी कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इसका नाम वंशीधर होता है और ये बहुत ज़्यादा गरीब होता है। एक दिन वंशीधर के पिता उसे बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा घर की हालत देख रहे हो, लड़कियां भी घास फूस की तरह बढ़ रही हैं। अब तुम ही इस घर के मालिक हो। ऐसा काम ढूंढो जहां पर ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णवासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। अब यहाँ बाप ही बोल रहा है बेटे को कि ऐसा काम ढूंढ भाई तू जिसमें रिश्वत हो, यानी ऊपरी आय हो। जो सैलरी होती है उसका तो कुछ मूल्य ही नहीं है, वो कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। यानी यहाँ बाप ही बोल रहा है रिश्वत ले लेना बेटा। अब वंशीधर की नसीब देखो, उसकी इतनी अच्छी नसीब थी कि उसका जो जॉब लगा, नौकरी लगा, वो लगा नमक के दरोगे के पोस्ट पर। इस समाचार को सुनकर उसके परिवार वाले खुशी से झूम उठे, लेकिन पड़ोसिया की जल के लाल हो गई। वंशीधर को नौकरी पर आए हुए सिर्फ 6 महीना ही हुआ था और इतने कम समय में उसने सबको अपनी कुशलता से मोहित कर दिया था। सब वंशीधर करने लगे थे। अब एक रात, जाड़े की रात थी वो, उस दिन सब सोए हुए थे, यानी सारे अधिकारी सोए हुए थे आराम से। वंशीधर भी आराम से सोए हुए थे। तब बाजू में यमुना नदी के पुल से गाड़ियों की आवाज़ आती है। अब वंशीधर की नींद खुल जाती है। अब वो सोचते हैं कि इतनी रात को गाड़ियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो तुरंत वर्दी पहनते हैं और आवाज़ का पीछा करते हुए यमुना नदी के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार कहीं जा रही है, उसमें सामान लदा हुआ है। अब वो डांट कर पूछते हैं, किसकी गाड़ियाँ हैं? तभी एक झिझकता हुआ आदमी बोलता है, साहब पंडित आलोपी दीन की। अब ये पंडित आलोपी दीन एक बहुत बड़ा ज़मींदार था, जो हर दिन लाखों का लेन देन किया करता था और इनका बहुत नाम था। वंशीधर डांट कर पूछते हैं, इन गाड़ियों में क्या है? तब सब एकदम से शांत हो जाते हैं। फिर वंशीधर खुद जाकर उन गाड़ियों की तलाशी लेते हैं और देखते हैं इनमें तो नमक भरा है। फिर वो सारी गाड़ियों को वहीं खड़ा कर देते हैं। अब ये देखकर सारे गाड़ी वाले एकदम भाग के जाते हैं पंडित आलोपी दीन के पास, जो अपनी रथ में आराम से झपकी ले रहे थे। जब उन्होंने आंखें खोली, ये बात सुनी, तो वो बिल्कुल टेंशन में नहीं हुए। वो आराम से बोले कि चलो हम आते हैं। मतलब भाई ये इतना चिल आदमी था कि इसको पता था कि ये बच जाएगा। आलोपी दीन को लगता था कि पैसे से वो सब करवा सकता है। वो पूरे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानता था। उनके हिसाब से न्याय और नीति सब एक खिलौना था। अब थोड़ी देर में पंडित आलोपी दीन वहाँ पहुँच जाता है। उनके चेहरे में थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती। वो वंशीधर के पास आता है और कहता है, दरोगा जी, हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी? वंशीधर कहता है, सरकारी नियम का उल्लंघन किया है आपने। अब पंडित आलोपी दीन हंसते हुए कहता है, हम ना ही सरकारी नियम जानते हैं और ना ही सरकार। हमारे तो एक ही सरकार है और वो है आप। अरे आपने तो व्यर्थ ही इतना कष्ट उठाया। ऐसा भले हो सकता है कि हम यहाँ से गुजरे और आपको भेंट ना चढ़ाएं। तो यहाँ पर पंडित सोच रहा था कि यहाँ भी रिश्वत देकर काम निकाल लेता हूँ। पर दरोगा जी तो गुस्से में कहते हैं, हम उन नमक हराम लोगों में नहीं जो 2 कौड़ी के लिए अपना ईमान बेचते। सिपाही, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। अब ये सुनकर पंडित जी एकदम हैरान हो गए, क्योंकि आज तक उनसे ऐसा किसी ने नहीं कहा था।
अब पंडित जी उसे कहते हैं, ऐसा मत करिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पंडित आलूबीदीन उसे 40,000 तक का रिश्वत देने की चाही, परंतु हमारे हवलदार यानी हमारे सिपाही जी इतने शाणे थे वंशीधर कि उन्होंने मना कर दिया। बोला, सिपाही तुमने सुना नहीं, गिरफ्तार करो। अब ये सुनकर हमारे पंडित जी टेंशन में आ गए और वो उधर ही बेहोश हो गए। अब सुबह तक हर व्यक्ति के ज़ुबान पर पंडित की गिरफ्तारी के किस्से चलने लगे। चारों तरफ हर जगह यही बात हो रही थी कि पंडित जी कैसे गिरफ्तार हो गए। सबको हैरानी थी कि पंडित जी कानून के पंजे में कैसे आ गए। अरे तुम्हें समझ रहा है, इतना बड़ा इधर मैटर हो गया है और तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे। पहले सब्सक्राइब करो तब आगे देखते हैं। करो जल्दी जल्दी, जाओ जाओ जाओ, कर लिए, ठीक है। अब देखो सब लोग टेंशन में आ गए, मतलब सब बात करने लगे पंडित जी के बारे में। अब उनको छुड़ाने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। अब न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच युद्ध छिड़ गया। अब सच्चा कौन है तुम्हें भी पता है, लेकिन देखो होता क्या है। अब अगले दिन अदालत में सब लोग हाजिर थे। वंशीधर यानी हमारे दरोगा जी सच्चे होते हुए भी उनके पास कोई गवाह नहीं था, क्योंकि पंडित जी ने पैसे खिलाकर सारे गवाहों को खरीद लिया था। वंशीधर हारते हुए दिखाई दे रहा था और कुछ ही देर में डिप्टी मजिस्ट्रेट का फैसला आया। उन्होंने कहा, पंडित आलूबीदीन के खिलाफ दिए गए सारे सबूत निराधार हैं। वे एक बड़े व्यापारी हैं और ऐसे थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम वो नहीं करेंगे। अदालत पंडित आलूबीदीन को बाइज्जत बरी करती है और मुंशी वंशीधर के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश देती है। भाई अगर मैं वहाँ होता तो 40,000 रुपये लेके निकल लेता। भाई उस टाइम के 40,000 40 लाख के बराबर थे, तो 40,000 लेके हम निकल लेते। लेकिन हमारे वंशीधर कुछ ज़्यादा ही न्याय का साथ देने लगे थे। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। 7 दिन के अंदर अंदर वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद जब घर वालों को इस बात का पता चला तो सब बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उनके पिता तो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और माँ की तीर्थ यात्रा का सपना भी चूर चूर हो गया। वंशीधर को भी बहुत दुख हुआ कि कोई भी सत्य के साथ खड़ा नहीं है। पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित किया। अब हमारा बेचारा वंशीधर निराश बैठा है। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दिनों बाद वंशीधर के घर के सामने एक सजा हुआ रथ आकर रुकता है। बहुत से नौकर और पंडित आलूबीदीन घर के बाहर खड़े थे। उनके पिताजी भागते हुए घर से बाहर आए और झुककर उनसे माफ़ी मांगी और कहे, मैं तो भगवान से मांगता हूँ कि औलाद देना हो तो ना दे, मगर इस जैसी नालायक औलाद ना दे। पंडित आलूबीदीन हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे ऐसा ना कहिए। मैंने हज़ारों भ्रष्ट ऑफिसर को देखा है, मगर आपके बेटे जैसे ईमानदार ऑफिसर को कभी नहीं देखा। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके बेटे को यानी दरोगा जी को अपनी सारी संपत्ति और व्यवसाय संभालने के लिए मैनेजर बनाना चाहता हूँ। उन्होंने एक पत्र देते हुए कहा, दरोगा जी इसमें अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अब वो पत्र देखकर तो दरोगा जी के आंख में आंसू आ गए। 6,000 रुपया प्रति महीने वेतन के अलावा रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा और रहने को बंगला और साथ में नौकर चाकर। ये सुनकर उसके पिता तो झूम उठे और वंशीधर को ईमानदारी का फल मिल गया। और इसी के साथ ही तुम्हारी कहानी ख़त्म होती है। अब सुनो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अगर तुम 40,000 लेते या फिर तुम इंतज़ार करते? क्वेश्चन सुनो वापस। तुम वो 40,000 जो पहले दे रहा था वो लेते, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं कि आगे जाके कुछ होगा कि नहीं, फल मिलेगा कि नहीं। तो क्या तुम 40,000 लेते कि ईमानदारी दिखाते? मुझे कमेंट में बताना। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, पहले करो सब्सक्राइब, 1 2 3 करो। और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं सर्च करो यूट्यूब पे रुद्र मिश्रा क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम डाल देना, जो भी चाहिए आ जाएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करो 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 करो।